हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। जो एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है वो एक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स होते हैं आपके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंक्रीज द वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, एसी वोल्टेज को डिक्रीज करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पर है इसका प्रिंसिपल। ये आपको पता है कि जब आप 2 कॉइल होती हैं, दोनों कॉइल को पास में रखते हो, एक कॉइल के अंदर करंट पास करते हो तो दूसरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे प्रिंसिपल है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी कि ये ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में आपको एसी इनपुट और आउटपुट दिखाई दे रहे हैं। ये आप एसी इनपुट दे रहे हो और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। ये आपके पास P1 और P2 दो प्राइमरी कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल्स ले रखी हैं। इधर साइड आपकी S1 और S2 सेकेंडरी कॉइल्स है। यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, यहाँ से आपको सेकेंडरी कॉइल के एक्रॉस आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ये सेकेंडरी कॉइल्स आपके नंबर ऑफ कॉइल्स लगी हुई हैं ज़्यादा हैं किससे? जो आपके पास प्राइमरी कॉइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका लोड रेजिस्टेंस और यहाँ ये की है, ओके। जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। जब इसमें आप करंट पास करोगे बाय म्यूचुअल इंडक्शन, इधर साइड भी करंट क्या हो जाएगा? आपका फ्लो हो जाएगा, राइट। अब ये देखो आपके पास ये लोड रेजिस्टेंस है, तो आप आउटपुट करंट कैसे निकालोगे? आउटपुट करंट थ्रू दी कॉइल सेकेंडरी कॉइल्स, तो आई एस लिखोगे तो ये होगा आपके पास ई एस, सेकेंडरी कॉइल की EMF अपॉन में RL, ओके। ये जो फॉर्मूला बस इधर साइड के लिए एप्लीकेबल है, इधर साइड नहीं है, ओके। अब ये देखो ये आपके पास रेक्टेंगुलर ये लगी हुई हैं इसके पास स्क्वायर टाइप में, तो ये क्या है? आपके पास लेमिनेटेड कोर है, मतलब सारी कोर आपकी इस तरह से मेटल की ले ली कि जैसे कॉपर की बनी हुई है और हर एक आपकी इंसुलेट है एक दूसरे से, ठीक है। आगे वर्किंग एंड थ्योरी। According to Faraday law of electromagnetic induction, the induced EMF per turn is same for the both primary and secondary, right? तो ये कह रहा है कि जो आपके पास EMF पर यूनिट टर्न, EMF पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू EMF इन सेकेंडरी पर यूनिट टर्न। ये आपकी इक्वल होती है, जितनी आपकी स्टार्टिंग में है उतनी आपकी बाद में होगी। कब होगी ये? जब आपके पास 100% आउटपुट मिलती है, ठीक है। जब कोई भी फ्लक्स आपका लीकेज नहीं होता है, राइट। ये होगा। यहाँ से आपके पास ये NP से डिनोट कर दो, इसको NS से डिनोट कर दो। मेन फार्मूला आपका ये है, बाकी फार्मूले तो इनमें से ड्राइव कर रखे हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और EMF पर टर्न किसके इक्वल आ जाएगी? d∅ अपॉन में dt के इक्वल होगा, ओके। इस फॉर्मूले से हमने ES की वैल्यू निकाल ली, तो ES किसके इक्वल होगा? EP इंटू में NS अपॉन में NP। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है एक एक नंबर में। यहाँ से आया हमारे पास ES इज इक्वल टू EP इंटू में NS अपॉन में NP। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। NS अपॉन NP को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इट मीन्स K, ओके। ये K हमारे पास जब NS ग्रेटर NP होगा तो K की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर 1 होगी, राइट। ये देख लो यहाँ से, यहीं से निकाल दो, NS अपॉन में NP ग्रेटर 1 ही तो बचा, तो 1 है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और जब लेस देन है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब ग्रेटर होगा 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लेस देन 1 होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब कि जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होंगी तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जब नंबर ऑफ टर्न्स आपकी प्राइमरी की ज़्यादा होंगी तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब इसमें देखो आपने कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है,
ये देखिए, इसमें आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी की कम है और सेकेंडरी की ज़्यादा है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया आपका? स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, राइट। अब इसमें हम एज्यूम कर लें कि जो हमारे पास पावर है, जो एनर्जी है, वो 100% है, बट आपको ये पता है कि किसी भी डिवाइस के अंदर 100% आप आउटपुट नहीं मिलती, बट हम कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी पे इसको कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पावर प्राइमरी की किसके इक्वल होगी? सेकेंडरी के इक्वल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ई आई होता है। तो यहाँ पे देखो आई पी ई पी इज इक्वल टू आई एस ई एस, ये फॉर्मूला मिल गया। अब इससे आप आई एस की वैल्यू निकाल लो या फिर आई पी की वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। तो आई एस को इधर साइड पकड़ा, तो आई पी इंटू में ई पी अपॉन में ई एस, और ई पी अपॉन में ई एस किसके इक्वल होता है? एन पी अपॉन में एन एस, क्योंकि आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट में ई एम एफ ना दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हो, तो क्वेश्चन को लेके आना पड़ेगा ना नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में, राइट। तो ये हो गया आपके पास, एक पार्ट यहाँ से हो गया, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। इधर देखिए, ये है आपका, यहाँ से आई एस किसके इक्वल होगा हमारे पास? ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसके इक्वल होता है? एन एस अपॉन में एन पी के इक्वल होता है, के की वैल्यू, बट ये आपको उल्टा दे रखा है, तो उल्टे के लिए अपोजिट रेसिप्रोकल के लिए ये क्या आ जाएगा आपका? 1/k हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया यहाँ से। अब उसी इक्वेशन से, जो ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, इसी इक्वेशन से अब की बार, पहले तो हमने यहाँ पे निकाला था आई एस, अब निकालेंगे हम आई पी, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? आई पी। आई पी किसके इक्वल होगा? आई एस इंटू में ई एस अपॉन में ई पी, और ई एस अपॉन ई पी हमारे पास किसके इक्वल होगा? एन एस अपॉन में एन पी के इक्वल, और आई एस किसके इक्वल होगा? ई एस अपॉन में आर। ई एस की भी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट बन गया ई पी एन एस अपॉन में एन पी, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये ई पी अपॉन में आर बन जाएगा। तो ये पूरा मेरे पास आई पी जो है वो आ गया ई पी अपॉन में आर होता है इक्विवेलेंट। तो जो ये पूरी टर्म में है, ये आर इक्विवेलेंट नहीं बन गई, तो ये आर इक्विवेलेंट के इक्वल पुट कर दिया हमने इसको। किसके इक्वल पुट कर दिया? आर इक्विवेलेंट के इक्वल पुट कर दिया, ये रहा। अब आ गई यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या हो गई हमारे पास? ई एस आई एस। इनपुट पावर क्या हो गई? ई पी आई पी, ठीक है। लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, एनर्जी लॉस कहाँ का होगा? कॉपर लॉस होगा, क्योंकि हीट की फॉर्म में। आयरन लॉस होगा, ये भी आपकी हीट की फॉर्म में होगा। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होगा तो भी आपका एनर्जी लॉस होगा। हिस्टेरेसिस लॉस होगा तो भी आपका एनर्जी लॉस होगा। ट्रांसफार्मर कहाँ का यूज़ होता है? इन दी इंडक्शन फर्नेस, इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका एलसी ऑसिलेशन, राइट। एलसी ऑसिलेशन की मैं आपको ग्रुप में एक एनिमेशन वीडियो भेज दूँगी, वहाँ से और बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ओके। यहाँ पर मैंने एल और सी को लिया है और एल और सी को इस तरह से कनेक्ट कर दिया मैंने इनको सीरीज़ में, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब ये देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एल के अंदर आपकी ईएमएफ इंड्यूस होती है जब हम इसमें करंट पास करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगा? इस तरह से फ्लो होगा। जब करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगा तो कैपेसिटर के चार्ज, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज हैं वो चार्ज क्या होंगे? आपके रिड्यूस होना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ तक रिड्यूस होंगे? अप टू 0 तक, ठीक है। तो उस टाइम में ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता रहेगा। जब इसमें 0 चार्ज हो जाएंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? फुल। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट करेगा तो अब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। अब कैपेसिटर कहाँ से कहाँ तक चार्ज होगा? 0 टू मैक्सिमम, मतलब कंप्लीट चार्ज। ये कंप्लीट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा।
तो उस टाइम इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो कम होनी स्टार्ट कर देगी। तो ये कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी पे फॉलो है कि आपके पास जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है हाफ CV², वो किसके इक्वल होगी, हाफ LI² के इक्वल होगी। ओके, तो हाफ साइकिल में AC काम, ये कैपेसिटर काम करेगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपका इंडक्टर काम करेगा। ओके, तो 100% आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी और ये प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहेगी, राइट। यदि हम इंडक्टर के प्लेस पर रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, जिससे ये वर्क तब तक ही होगा जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग के केस में कैपेसिटर फुल्ली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ लेना, इसमें से बिल्कुल वही है जो मैंने बोला है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विल कीप ऑसिलेटिंग। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहाँ से आई, कैपेसिटर से। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहाँ से आई, इंडक्टर से, राइट। तो वो ऑसिलेट करते रहते हैं। जब वो ऑसिलेट करते रहते हैं, इन ऑसिलेशंस को ही हम LC ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब ये देखो, इस सर्किट के अंदर हमने किरचॉफ लूप अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कैपेसिटर के अंदर हमारे पास वोल्टेज कितनी आ गई, Q/C। इंडक्टर आपके पास EMF अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन ले लिया, LdI/dt = 0। अब हमारे पास I किसके इक्वल होता है, dQ/dt के इक्वल होता है। करंट को हमने चार्ज को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि Q आपका डिक्रीज़ होता है कैपेसिटर में, तभी आपका I इंक्रीज़ होता है। तो डिक्रीजिंग के केस को शो करने के लिए हमने माइनस साइन लिया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस L को बहुत साइड L से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ LC आ जाएगा, ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ये वाली इक्वेशन। यहाँ देखिए, ये वाली इक्वेशन मिल गई। और हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने पढ़ लिया है, जो ω² होता है वो 1/LC के इक्वल होता है। तो ये 1/LC के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, ω/x। तो अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, d² Q/dt² प्लस में ω² Q = 0। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मैंने अब ω² निकाला, तो ω² किसके इक्वल आ गया आपका, 1/LC के इक्वल आ गया। ω² = 1/LC, और फिर ω² को हटा दूँगी तो ये √ हो जाएगा। तो ओमेगा को चेंज कर दूँ मैं 2πν में, तो ये न्यू की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास। यही आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब जो ये सर्किट है, इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑसिलेट करने के लिए आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या हो रहे हैं, वो ऑसिलेट हो रहे हैं। ओके, चार्ज का वेरिएशन और देख लीजिए कि जो हमारे पास Q होता है, Q को हम रिप्रेजेंट करते हैं, Q = Q0 ओमेगा cos ωt, ठीक है। तो अब ये हमारे पास, ये हमने पहले ले लिया था, जो I होता है वो किसके इक्वल होता है, -dQ/dt के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ से cos ωt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, Q0 ओमेगा sin ωt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब I क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, I0 की। तो I क्या आया यहाँ से, I = I0 sin ωt। तो ये करंट भी किसका है, इंस्टेंटेनियस करंट आ गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 ओमेगा आ गई। ओके, ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपका चैप्टर कंप्लीट क्या हो गया, फिनिश हो गया। थैंक यू।